ओके, तो अभी बढ़ते एड्स की तरफ। एड्स का ऐसा है कि जितना मुझे पढ़ाना है इस बुक में अप्रोक्सीमेटली उतना ही दिया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया नहीं है। तो मैं कॉपी में लिखते बैठने से अच्छा सीधा सीधा बुक ही सामने रख देता हूँ, रीड भी करता हूँ, एक्सप्लेन करते जाता हूँ। ज़्यादा मुझे कुछ स्किप करना नहीं है, एकदम परफेक्ट, एकदम नीट के हिसाब से एज इफ लिखा हुआ है। पता नहीं कैसे इतना कम दिया है, लेकिन एड्स के बारे में इसमें काफ़ी कम दिया है। ठीक है, तो एड्स की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो, एड्स जो है वो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस के अंडर आएगा, है ना। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस, मैंने इसके पहले भी एक बार एक इम्यूनो डेफिशिएंट डिजीज का नाम लिया था, उसका नाम था SCID, स्किड, सीवियर क्रॉनिक इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर क्रॉनिक इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है वो मतलब एड्स इज नॉट द ओनली इम्यूनो डेफिशिएंसी वाला डिसऑर्डर, उसके अलावा और भी सीवियर क्रॉनिक इम्यूनो डेफिशिएंसी भी रह सकता है। ठीक है, अदर देन द वायरस, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण भी अपने को इम्यूनो डेफिशिएंसी का डिजीज हो सकता है। तो देखो कैसे होगा अपने को। ठीक है, सीवियर कंबाइंड, सॉरी मैंने क्रॉनिक बोला, कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, SCID, स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, इसको कंबाइंड, सीवियर कंबाइंड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें टी सेल्स, बी सेल्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स सभी का डिजीज हो सकता है। तो इसमें क्या क्या रीजन हो सकता है इसका, तो इसका रीजन वायरस नहीं है, इसका रीजन कोई वायरस नहीं है, इसका रीजन आइदर फेलियर टू डेवलप प्रिमिटिव बोन मैरो रेटिकुलर सेल्स, तो बोन मैरो सेल्स नहीं बनेगी तो टी सेल्स, बी सेल्स नहीं बनेंगे तो इम्यून सिस्टम डाउन रहेगा, है ना। लिम्फोइड स्टेम सेल्स ना रहना, मतलब वही बात हो गई। सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, मतलब फिर से वही प्रॉब्लम हो गई। हिमेटोपोइटिक यानी ब्लड सेल्स तैयार करने वाली जो बोन मैरो की सेल्स है उनको बोला जाता है हिमेटोपोइटिक सेल्स, है ना। डिफेक्टिव टी सेल मैच्यूरेशन, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई जेनेटिक रीजन के कारण अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम डाउन है, कौन सा वाला इम्यून सिस्टम, मोस्टली नॉट इनेट बट अक्वायर्ड वाला, है ना, टी सेल, बी सेल। वैसे बोन मैरो के सेल्स में प्रॉब्लम रहा तो इनेट इम्यून सिस्टम भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन ऐसे तुम्हारे जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण अगर तुमको इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है तो उसको प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज में कंसिडर करेंगे, और उसमें फिर अलग अलग प्रकार रहेंगे। उसमें से मेन अपने को जो नीट में आ सकता है वो है स्किड। स्किड इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस, और ये उसके रीजंस हो सकते हैं। रीजंस अपने को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अपने को पता रहना चाहिए कि स्किड क्या है, मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये किसी वायरस के कारण नहीं हो रहा है ना। फिर ये तो खैर कंबाइंड है, इसमें बी सेल का भी प्रॉब्लम है, टी सेल का भी प्रॉब्लम है, एंटीबॉडीज का भी प्रॉब्लम है। सिर्फ टी सेल का डिफेक्ट अगर रहा तो उस डिजीज का नाम है डी जॉर्ज सिंड्रोम। ठीक है, डी जॉर्ज सिंड्रोम याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बी सेल के भी कुछ डिफेक्ट्स है जो कंबाइंड नहीं है, सिर्फ बी सेल के है, ऐसे भी कुछ डिजीजेस है, ये भी अपने को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसीज है। अलग अलग प्रकार के जेनेटिक प्रॉब्लम्स लोगों को हो सकते हैं, जैसे डिफेक्टिव डिफरेंशिएशन ऑफ प्री बी टू मैच्योर बी सेल, डिफरेंशिएशन सही से नहीं हो रहा है, या डिफेक्टिव डिफरेंशिएशन ऑफ थाइमोसाइट्स टू टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, टी सेल डिसऑर्डर ऑफ अननोन ओरिजिन, अननोन डिफरेंशिएशन डिफेक्ट। तो वेरियस जेनेटिक समझ में आ रही है ना मुद्दा, कि ये जो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस है इसमें किसी वायरस का या बैक्टीरिया का रोल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स की, कोई तो भी जीन तुम्हारा खराब है, कुछ तुम्हारे बॉडी की रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ये डिजीजेस हो रहे हैं। एक तो कंबाइंड रह सकता है, या फिर सिर्फ टी सेल का रह सकता है, या फिर सिर्फ बी सेल का रह सकता है, लेकिन इसमें किसी वायरस का रोल नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस है इसमें जीन्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे बचपन से तुमको तुम्हारा इम्यून सिस्टम डाउन नहीं है, ये बाद में तुम्हारा इम्यून सिस्टम डाउन हुआ है। क्यों डाउन हुआ है तुम्हारा इम्यून सिस्टम, तो एक तो इन्फेक्शंस के कारण, जैसे HIV का इन्फेक्शन है ना, HIV के इन्फेक्शन के कारण तुमको एड्स हो सकता है, या कैंसर के कारण भी तुम्हारा इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है, क्योंकि कैंसर में जो कीमोथेरेपी लेते हैं, रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, उसके कारण इम्यून सिस्टम डाउन
हो सकता है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी रही, एंटीबॉडीज आर बेसिकली प्रोटीन्स, तुम्हारे खाने में ही प्रोटीन नहीं रहा तो एंटीबॉडीज कैसे तैयार होगी, है ना। तो उसके कारण भी इम्यून डेफिशिएंसी हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस मतलब जैसे अभी अपन ने देखा कि अपने ही बॉडी के सेल्स अपने ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऑटो सेल्फ, है ना, ऑटो इम्यून डिजीजेस, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर ट्रांसप्लांट केसेस, जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर हमको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो हमको जिंदगी भर इम्यूनो सप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, मतलब जो HLA है, उस HLA को मैच करके ही अपन किडनी का ट्रांसप्लांट करेंगे। किसी की भी किडनी उठाकर किसी की भी किडनी में नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी कितना भी तुम HLA टाइपिंग कर लो, 100% मैचिंग तो हो ही नहीं सकती, थोड़ा बहुत तो अलग रहेगा ही। तो जिसके बॉडी में किडनी का ट्रांसप्लांट किया उसको जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स लेते रहने पड़ेंगे। ठीक है, तो जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स लेते रहने पड़ेंगे, तो जिंदगी भर उसका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा। ठीक है, तो ये सब सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज है। इसमें से अपने को कौन सा देखना है, इन्फेक्शन वाला। कौन सा इन्फेक्शन, HIV वायरस का इन्फेक्शन हमको स्टडी करने का है अभी। ठीक है, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द, सबसे पहले अपन बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, कि HIV वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो HIV इज अ स्पेरिकल वायरस एज एविडेंट इन द डायग्राम। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ग्रीन वाला, इसको बोलते हैं कोर, CORE। ठीक है, ये कोर है, और इस कोर रीजन में अपने को एक P24 नाम का प्रोटीन दिख रहा है, और ये P18 नाम के प्रोटीन से वो कोर पार्टिकल बना हुआ है। ठीक है, तो द पार्टिकल हैज कोर कंटेनिंग प्रोटीन्स P24 एंड P18। ये अपने को याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। याद हो सकता होगा तो भी याद नहीं रखना है, क्योंकि ये अपने को कैंसर के P53 जीन के साथ कंफ्यूज कर सकता है। तो ये सब छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि कोर नाम की एक चीज रहती है, और वो जो कोर है उस HIV वायरस का, वो कवर्ड है। किस चीज से कवर्ड है, तो ये कवर्ड है लिपिड मेम्ब्रेन से। ये जो ऑरेंज वाला अपने को दिख रहा है, ये लिपिड मेम्ब्रेन है जिसने इस कोर रीजन को कवर करके रखा हुआ है, बराबर है। और उस कोर के अंदर क्या है, तो अपने पास 2 RNA के मॉलिक्यूल से अपने को क्लियरली दिख रहा है, एक RNA मॉलिक्यूल, दूसरा RNA मॉलिक्यूल, और हर एक RNA मॉलिक्यूल के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम का एक मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नीट 2016 में ये क्वेश्चन आकर गया है कि HIV के अंदर कितने RNA के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो 2 RNA के मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या रहता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब DNA से RNA बनना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा, RNA से DNA बनना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विल बी फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम RNA। तो ये तो RNA जो अपने बॉडी में इंजेक्ट करेगा उसको DNA में कन्वर्ट करके फिर अपने जीनोम में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो RNA से DNA बनाने के लिए इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जीन रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर GP120 एंड GP41 नाम के 2 प्रोटीन्स अपने को दिख रहे हैं। ये GP120 एंड GP41 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये CD4 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करता है। CD4 याद है ना, T हेल्पर सेल्स के ऊपर जो रहता है, वो CD4 के साथ ये GP120 प्रोटीन बाइंड करता है, और CD4 को बाइंड करके रिकॉग्नाइज करके ये सीधा सेल के अंदर पूरा का पूरा वायरस सेल के अंदर चले जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये CD4 के साथ अटैच हो सकता है। CD4 टाइप का जो प्रोटीन है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के T हेल्पर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए ये वायरस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, मंकीज को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस है उसका नाम है एस फॉर स्कूल, SIV, सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अभी हमने कैंसर में नहीं कि सिमियन वायरस देखा था, है ना, तो सिमियन मतलब मंकी। तो SIV ह्यूमंस को डिजीज कॉज नहीं करता, और HIV मंकीज को डिजीज कॉज नहीं कर सकता है। स्पेसिफिकली एकदम पूरे तरीके से हम क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्टेड है ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है,
तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जो GP120 नाम का प्रोटीन है वो अपने टी हेल्पर सेल के CD4+ वाले प्रोटीन के साथ अटैचमेंट शो करता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि ये HIV अपने बॉडी के अंदर कैसे आता है। ठीक है, इसका पैथोजेनेसिस कैसा है। तो द पैथोजेनेसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन इज लार्जली रिलेटेड टू द डिप्लीशन यानी कम होना ऑफ CD4+ टी सेल्स। क्यों CD4+ टी सेल्स कम होंगे? क्योंकि ये CD4+ टी सेल्स के अंदर ही तो जा रहा है, GP120 CD4 के साथ ही तो अटैच हो रहा है, बराबर। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है इसके? HIV ऑन एंटरिंग द बॉडी वाया एनी रूट। ठीक है, कौन से रूट से वो बॉडी के अंदर आ सकता है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तुमको तो आइडिया होगी, 10th में तुमने पढ़ा ही होगा, सेक्सुअली वो ट्रांसमिट हो सकता है या फिर यूज्ड नीडल्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है ना, अलग अलग तरीके हैं उसके, या फिर मदर से चाइल्ड को ट्रांसमिट हो सकता है अगर प्रेग्नेंट फीमेल को एड्स होगा तो। एनीवेज, जो भी उसके तरीके हैं कॉज होने के, बॉडी के अंदर वो जब आ जाएगा तो ऑन एंटरिंग द बॉडी वाया एनी रूट हैज सिलेक्टिविटी फॉर CD4+ सेल्स, है ना, एंड सर्टन पॉपुलेशंस ऑफ मोनोसाइट्स, मतलब मैक्रोफाजेस। मोनोसाइट्स एंड ब्लड में जो घूमते रहेंगे वो मोनोसाइट्स रहेंगे, टिश्यू में जो रहेंगे उनको टिश्यू मैक्रोफाजेस बोलेंगे। ठीक है, एक ही चीज है। इन दिस वे एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन GP120 ऑफ द वायरियन मतलब ऐसा वायरस जो इन्फेक्शन कॉज करने के काबिल है, उसको बोलते हैं वायरियन। और सिर्फ RNA अगर रहा, उसका प्रोटीन अगर हट गया तो डिवाइड ऑफ प्रोटीन है तो उसको बोलेंगे वायरॉइड, है ना। एंड वायरियन यानी क्या है? ऐसा वायरस जो इन्फेक्शन कॉज करने के काबिल है, मतलब कंप्लीट वायरस अलॉन्ग विथ RNA प्लस प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं वायरियन। ठीक है, तो इन दिस वे एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन GP120 ऑफ द वायरियन binds to CD molecule and the virus particle moves inside internalized into CD4+ cells, मतलब T helper cells। ठीक है, अब T helper cells के अंदर जाने के बाद क्या होगा, है ना, तो उसके बाद क्या होगा? द वायरस इज देन अनकोटेड, मतलब उसके ऊपर का जो कोट है उसको रिमूव किया जाएगा, एंड इट्स जीनोमिक RNA इज ट्रांसक्राइब टू DNA by enzyme reverse transcriptase. The DNA so formed may initially remain unintegrated in the affected cell and later gets integrated into the T cell genome. अब वो T cell के DNA में ये जो DNA तैयार हुआ है, किससे तैयार हुआ है? उसके RNA से। किसने तैयार किया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम ने। ठीक है, तो वो DNA T cell के जीनोम में एंटर हो जाएगा और T cell ट्रांसलेशन करके अपनी मशीनरी के मदद से HIV को उसके प्रोटीन्स बना के देगा। कौन से प्रोटीन्स? तो ये P वाले प्रोटीन्स, ये GP120 वाले प्रोटीन्स, है ना, ये सब प्रोटीन्स खुद टी सेल उसको बना के देगा। देखो कितना खतरनाक चीज है। सीधा आर्मी का जो लेफ्टिनेंट है जो अटैक का ऑर्डर देता है बाकी सोल्जर्स को, उस लेफ्टिनेंट को ही इन्फेक्ट कर लिया, है ना, और उस लेफ्टिनेंट को ही धोखेबाज बनाकर उससे ही खुद के काम का प्रोटीन्स बनवा के ले रहा है। तो कैसे वो लेफ्टिनेंट उसको मार पाएगा जब वो लेफ्टिनेंट ही उसने खराब कर दिया, जो मेन सेल है अक्वायर्ड इम्यूनिटी का उसको ही खराब कर दिया। इसलिए डिजीज का नाम है अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। उसके बाद क्या होगा? ऑन एक्टिवेशन द इन्फेक्टेड CD4+ टी सेल्स बेयर बडिंग वायरल पार्टिकल्स ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन विच फर्दर अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ CD4+ टी सेल्स। ये छोड़ दो, इसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अब in an inactive T cell the infection may remain in latent phase। latent phase मतलब inactive phase, मतलब HIV तो रहेगा उस पर्सन के बॉडी में लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, उसको एड्स नहीं हुआ रहेगा, उसको हम बोलते हैं latent phase। ठीक है, ऐसा रेबीज के केस में भी होता है। रेबीज का वायरस बॉडी के अंदर आने के बाद एक्चुअल रेबीज होने को काफी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो वैसा ही एड्स का भी है कि वो अंदर तो आ गया लेकिन कुछ कर नहीं रहा है HIV वायरस, अभी शांति से बैठा हुआ है फॉर अ लॉन्ग टाइम, अकाउंटिंग फॉर द लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ही लेटेंट फेज। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। नाउ दिस टी सेल चेंजेस इनटू साइटोपैथिक फेज। साइटो यानी सेल, पैथो यानी डिजीज, तो इस सेल को टी सेल को डिजीज हो जाएगा।
हाउ साइटोपैथिक इफेक्ट्स ऑन टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इज नॉट क्वाइट क्लियर. However, there is evidence to suggest that these effects occur due to interaction of CD4 molecule of T cell with GP120. The cytopathic effects of T cells are two types. Firstly, सबसे पहले क्या होता है, there is quantitative depletion of CD4 plus T cells. मतलब CD4 plus T cell जो है, हेल्पर T cell जो है, उनकी क्वांटिटी अपने बॉडी में कम हो जाती है. उनकी क्वांटिटी कम हो गई तो अपना इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा. क्यों डाउन हो जाएगा? क्योंकि अटैक का ऑर्डर देने का जो काम है, साइटोकाइंस लिम्फोकाइंस रिलीज करने का जो काम है, वो इनका ही है, और इनकी क्वांटिटी कम हो गई तो अपना अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा. ये पहली चीज. दूसरा, देयर इज क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इनएबिलिटी ऑफ दिस टी सेल्स टू रिस्पॉन्ड टू एंटीजेंस. मतलब एक तो क्वांटिटी कम हो गई है, दूसरी बात जो भी क्वांटिटी बची है भी बॉडी में वो भी किसी काम की नहीं रहेगी. उन टी सेल्स की क्वालिटी पूरी भसक जाएगी. एंटीजन दिखने के बावजूद भी वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे. समझ में आ रहा है? ठीक है. और उसके कारण क्या होगा, अपना अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा. और अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम डाउन होने के कारण क्या होगा, अपने को दूसरे प्रकार के वायरसेस के इन्फेक्शंस भी होने लगेंगे, जैसे साइटोमेगालोवायरस, हेपेटाइटिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स एटसेट्रा. ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके. उसके बाद बिसाइड्स द इफेक्ट्स ऑन टी सेल्स, CD4 जो है ना, वो कुछ प्रकार के मोनोसाइट्स के ऊपर मिलता है. हर एक मोनोसाइट्स के ऊपर नहीं मिलता है, लेकिन कुछ मोनोसाइट्स के ऊपर मिलता है. ठीक है, तो उनके ऊपर भी ये अटैक करता है HIV. ठीक है. दीज HIV इन्फेक्टेड सेल्स मे एक्ट एज रिजर्वायर इन स्टोरेज of HIV infection as well as may be the source of infection to other organs like the nervous system. ठीक है. अब नर्वस सिस्टम में वो जाके न्यूरॉन्स के ऊपर तो HIV अटैक नहीं करता है, क्योंकि अटैक करने के लिए उसको CD4 प्लस प्रोटीन चाहिए, और CD4 प्लस प्रोटीन न्यूरॉन्स में तो नहीं रहता है, लेकिन CD4 प्लस प्रोटीन माइक्रोग्लायल सेल्स में रहता है. माइक्रोग्लायल सेल्स वॉज नथिंग बट मैक्रोफाजेस ऑफ द न्यूरॉन्स. याद है ना? तो माइक्रोग्लायल सेल्स को जाके वो इन्फेक्ट कर सकता है. इन्फेक्शन कैरिड टू द माइक्रोग्लिया ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है. एस्ट्रोसाइट्स एंड ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन ठीक है, वो सब अपन उतना अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. उसके बाद एक और चीज, HIV बॉडी के अंदर आने के बाद क्या करेगा, वो ये करेगा कि बिसाइड्स अफेक्टिंग CD4 प्लस सेल्स, GP120 of HIV envelope also produces dearrangements of B cell functions resulting in decreased immunoglobulin production. लो, B सेल को भी उसने इम्पैक्ट कर दिया और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी डिक्रीज कर दिया. मतलब पूरे तरीके से अपना अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है वो पूरे तरीके से क्या हो गया, पूरे तरीके से भसक चुका है अपना अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या क्या कर रहा है वो HIV बॉडी के अंदर आने के बाद, वो मैक्रोफाजिस को इन्फेक्ट कर रहा है. हर प्रकार के मैक्रोफाज को तो वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ मैक्रोफाजिस को वो इन्फेक्ट करता है और उनके साइटोप्लाज्म में जाकर रिजर्वायर बनाता है. ठीक है. दूसरा, टी हेल्पर सेल्स में तो सीधा CD4 प्रोटीन प्रेजेंट है जो GP120 का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसको तो वो छोड़ेगा ही नहीं. CD4 प्लस टी सेल्स मतलब टी हेल्पर सेल्स के अंदर घुसेगा और उनको क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली दोनों तरीके से क्या करेगा, दोनों तरीके से उनको वीक कर देगा. मतलब उनकी क्वांटिटी भी कम कर देगा, और जो बचे हुए जो टी हेल्पर सेल्स है वो भी उनको एंटीजन मिलने के बावजूद भी वो कुछ साइटोकाइंस लिम्फोकाइंस रिलीज करने का काम नहीं करेंगे उतने इफेक्टिवली. उनकी क्वालिटी भी कम हो जाएगी. क्वांटिटी क्वालिटी दोनों तरीके से उनमें क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा. ऊपर से वो बी सेल्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एंटीबॉडीज बनाने से रोक रहा है. मतलब बेसिकली अपना अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम तो बॉस पूरा खत्म हो गया है ना. अपने अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की तो लग गई. इसलिए डिजीज का नाम, जो डिजीज हो रहा है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण, वो डिजीज कौन सा है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम का डिजीज है. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है अकॉर्डिंग टू WHO. अच्छा, बाय द वे WHO का तुमको पता होगा कि WHO अपन इतना उसको स्टैंडर्ड मानते हैं, लेकिन WHO के ऊपर कोरोना वायरस जो है उसका स्प्रेड हो सकता है, और कोरोना वायरस का ऐसा खतरनाक कोरोना वायरस फैला है, ये इंफॉर्मेशन छुपाने का आरोप WHO के ऊपर हुआ है. और रिसेंटली तुमने शायद न्यूज में पढ़ा भी होगा
कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने WHO को जो फंडिंग जाती है अमेरिका से, वो फंडिंग रोक दी है कि WHO धोखेबाज ऑर्गेनाइजेशन है करके। ठीक है, तो एनीवेज ये इन्फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए, क्योंकि एम्स अभी कैंसिल हो गया है। एम्स में पहले जनरल नॉलेज आता था, और हो सकता है कि नीट में कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुमको पता रहना चाहिए। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी पता रहना चाहिए, और ये ऐसा WHO के साथ क्या चल रहा है कोरोना वायरस के बारे में वगैरह भी पता रहना चाहिए। नीट में आ सकता है। इस साल तो नीट में आने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि इस साल का नीट का पेपर तो बन चुका होगा अभी तक कब का, ऐसा मैं आशा करता हूँ। लेकिन अभी जो 11th में जो स्टूडेंट्स हैं जो अगले साल नीट देंगे, उनके नीट में ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो अपन WHO ने कौन से सिम्टम्स बताए हैं एड्स के, उसके तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, द मेजर साइंस इंक्लूड वेट लॉस ऑफ मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, इजी है। क्रॉनिक डायरिया लास्टिंग फॉर मोर देन 1 month ड्यूरेशन। ठीक है, एंड प्रोलॉन्ग्ड फीवर। इंटरमीडियंट मतलब आता है जाता है, आता है जाता है, या फिर कंटिन्यूअस फॉर मोर देन 1 month। ये मेजर सिम्टम्स है एड्स के एज पर WHO। ठीक है, और माइनर सिम्टम्स क्या है? रिकरेंट ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस। ठीक है, कैंडिडियासिस, कैंडिडा एल्बिकन्स का इन्फेक्शन, दैट इज कैंडिडियासिस। ठीक है, तो रिकरेंट मतलब बार बार होते जाना ओरल रीजन में और फेरिंग्स रीजन में। ठीक है, लिम्फो एडिनोपैथी मतलब लिम्फ नोड जो है वो स्वोलन हो जाना, उनको डिजीज उनको डिजीज हो जाना। ठीक है, लिम्फो एडिनोपैथी। परसिस्टेंट कम्फ फॉर मोर देन 1 month। जनरलाइज्ड प्यूराइटिक डर्मेटाइटिस, डर्मा मतलब स्किन, आइटिस मतलब इन्फेक्शन। रिकरेंट हर्पीज जोस्टर, ऑल्सो लीड्स टू इन्फेक्शन विथ अदर वायरसेस लाइक हर्पीज, है ना। तो उसके कारण क्या होगा? हर्पीज जोस्टर रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। प्रोग्रेसिव डिसेमिनेटेड हर्पीज सिंप्लेक्स इन्फेक्शन, वही बात हो गई। ठीक है, दीज आर द माइनर साइंस ऑफ एड्स अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, अब एड्स का जो इन्फेक्शन है, HIV का जो इन्फेक्शन है, उसको WHO ने 3 phases में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला जो फेज है वो 3 to 12 weeks का है। उसमें क्या क्या होता है, लेट अस सी। एंट्री ऑफ HIV इनटू द बॉडी ऑफ एन इम्यूनोकम्पिटेंट होस्ट इज हेराल्डेड बाय द फॉलोइंग, छोड़ दो, हाँ, यहां से अपने को इंपॉर्टेंट है। सडन रिडक्शन इन CD4+ T सेल्स, CD4+ T सेल्स का अमाउंट सडनली कम हो जाएगा, है ना। राइज इन CD8+ T सेल्स, ये तो बढ़ेंगे ही ऑफकोर्स, नो डाउट, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है इतना भयानक, तो इनका अमाउंट तो बढ़ेगा ही। लेकिन जैसे जैसे एड्स आगे आगे प्रोसीड होने लगता है तो इनका भी अमाउंट कम होने लगता है, क्योंकि इनको स्टिमुलेट करने के लिए भी साइटोकाइन्स लिम्फोकाइन्स लगते हैं, जो इसकी कमी के कारण रिलीज नहीं होते, तो इनका भी अमाउंट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कम होते जाता है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ सेल्फ लिमिटेड नॉन स्पेसिफिक वायरल इलनेस लाइक फ्लू। ठीक है, विद इन 3 to 6 weeks, फ्लू मतलब सर्दी खांसी। ठीक है, विद इन 3 to 6 weeks ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन। CDC मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो ये CDC ग्रुप 1, ये पहले सिम्टम्स है, पहले सिम्टम्स जो स्टार्टिंग में 3 to 12 weeks में दिखेंगे। क्या क्या हो रहा है? CD4 सेल्स का अमाउंट एकदम कम, CD8+ सेल्स का अमाउंट ज्यादा, एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स। ठीक है, सोर थ्रोट, फीवर, माइल्जिया, स्किन रैश, समटाइम्स एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजेस जो है अपने पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, उनका भी इन्फेक्शन अपने को दिख सकता है। ठीक है, बट दिस सिम्टम्स रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली अपने आप इन अराउंड 2 to 3 weeks। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग का है एकदम। ये इसमें अपन धोखा भी खा सकते हैं, इसमें अपने को लग सकता है कि नॉर्मल कुछ सर्दी खांसी हो गई है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाता है। ये धोखेबाज वाला फेज है। ठीक है, जो पहला फेज है वो। ठीक है, दूसरा फेज जो है वो है खतरनाक, मिडिल क्रॉनिक फेज, 10 to 12 years। अभी हमने देखा था कि लेटेंट फेज जो है वो उसका बहुत लॉन्ग है। HIV का लेटेंट फेज जो है वो बहुत लॉन्ग है। HIV बॉडी के अंदर आने के बाद एक्चुअल एड्स होने को 10 से 12 साल भी लग सकते हैं।
ठीक है। तो इसका जो मिडिल क्रॉनिक फेज है उसमें अपने को क्या क्या दिखेगा, ठीक है। क्रॉनिक स्टेज डिपेंडिंग अपॉन होस्ट इम्यून सिस्टम में कंटिन्यू एज लॉन्ग एज 10 ईयर्स। होस्ट का इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग रहेगा उतना एड्स होने को समय ज्यादा लगेगा। अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ऐसा भी हो सकता है कि HIV बॉडी के अंदर आ गया लेकिन एड्स हुआ ही नहीं। और इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहने में जेनेटिक फैक्टर्स तो है ही, नो डाउट, लेकिन तुम्हारी तरफ से क्या कर सकते हो, मैंने बार बार बताया है कि एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना, रोज मिनिमम हाफ एन आवर एक्सरसाइज होना चाहिए, स्लीप बराबर अपने को मिलने चाहिए, स्लीप का शेड्यूल अपना प्रॉपर रहना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्ट्रेस फ्री रहना। बार बार बताता हूँ, चिंता मुक्त रहना, किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करना, जम के पढ़ाई करना, फाड़ के पढ़ाई करना, है ना, पूरी मेहनत करने का, लेकिन टेंशन 1% का भी नहीं लेने का, है ना। टेंशन के कारण कैंसर भी हो सकता है, एड्स भी हो सकता है। टेंशन एकदम 0 रखने का। टेंशन लेने से अपने मार्क्स बढ़ने वाले है नहीं, कम जरूर हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो अपने को टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं है किसी भी प्रकार से। अपना इम्यून सिस्टम अपने को स्ट्रांग रखना है। जितना टेंशन फ्री रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना रिलैक्स रहोगे, मस्त हैप्पी रहोगे, उतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। बार बार ये चीज मैं तुमको बताता हूँ, बार बार बताते रहूंगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग हम कर सकते हैं, ठीक है। एकदम मस्त रिलैक्स रहने का, मजे में रहने का, ठीक है। और हाँ, धूप के मौसम में धूप में घूमने का, लेकिन प्रॉपर स्किन केयर लेकर, क्योंकि अपने को स्किन कैंसर ना हो जाए। बाकी गर्मी से नहीं डरने का। बारिश के सीजन में जब भी बारिश आएगी डेली बारिश में भीगने का, ठंडी में बिना स्वेटर के घूमने का। मैं तुमको एक करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, और थ्योरेटिकली रीजन भी बता रहा हूँ कि ये सब क्यों करना है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि थाइमस का अपन ने देखा हुआ है कि थाइमस एक समय तक बढ़ते जाता है, फिर एडोलेसेंस रीच होने के बाद थाइमस का साइज छोटा छोटा होते जाता है, थाइमस एट्रोफी होते जाता है। तो उसके पहले एडोलेसेंस में जितने डिजीजेस को सह लोगे, जितना वैक्सीनेशन ले लोगे, उतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। मेक योर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, है ना। टेंशन फ्री रहने का, मस्त एक्सरसाइज करने का, खाने का, पीने का, सोने का, पढ़ने का दबा के एकदम मेहनत करके पढ़ने का, और टेंशन फ्री रहने का। नहीं हुआ तो नहीं हुआ नीट में सिलेक्शन, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, है ना, ठीक है। बाकी अपने काम है मेहनत करना, वो तो फुल फ्लेश्ड करने का, ठीक है। तो क्रॉनिक स्टेज डिपेंडिंग अपॉन होस्ट इम्यून सिस्टम में कंटिन्यू एज लॉन्ग एज 10 ईयर्स। क्या क्या होगा, CD4+ T cells continue to proliferate but net result is moderate fall in CD4+ T। मतलब बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि CD4+ सेल्स कितना भी अपना मल्टीप्लीकेशन कर ले, लेकिन उनका अमाउंट मतलब TL पर सेल का अमाउंट कम ही होगा, ठीक है। CD8+ मतलब T किलर सेल्स का अमाउंट हाई रहेगा, लेकिन इसके बाद जब फाइनल स्टेज आ जाएगी तब इनका भी अमाउंट कम होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो मिडल वाला स्टेज है, इट इज अ स्टेज ऑफ लेटेंसी। अभी भी वो लेटेंट ही है, अभी भी उसने माहौल करना चालू नहीं किया है। द पेशेंट में बी एसिम्प्टोमेटिक, मतलब उस पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे, ऐसा हो सकता है, और मे डेवलप माइल्ड सिम्टम्स एंड परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। लेकिन ये भी कोई बहुत उतनी माहौल चीज नहीं है। मेन जो एड्स के सिम्टम दिखना चालू होते हैं वो फाइनल स्टेज में दिखना चालू होते हैं। इसको क्राइसिस फेज बोलते हैं। ये 10 to 12 ईयर्स के बाद भी हो सकता है ना। इसमें क्या होगा, इसमें अभी होंगे वांधे। ये है फुल ब्लोन एड्स, फुल ब्लोन एड्स है। और इसमें क्या क्या होगा, मार्क्ड इंक्रीज इन वायरेमिया, मतलब वायरसेस का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। CD4+ T cells आर मार्केटली रिड्यूस्ड बिलो 200 पर माइक्रोलीटर। सोचो माइक्रोलीटर में 200 से भी कम हो गए, बहुत कम हो गया। इस पॉइंट पे आते आते तो CD8+ का भी अमाउंट कम होना चालू हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार के सिम्टम्स अपने को फाइनल फेज में दिखेंगे, फुल ब्लोन एड्स में दिखेंगे, ठीक है। क्या क्या दिखेगा अपने को, फीवर ऑफ मोर देन 1 मंथ ड्यूरेशन, वेट लॉस ऑफ मोर देन 10%, क्रॉनिक डायरिया लास्टिंग देन 1 मंथ, ठीक है। सब ग्रुप बी में न्यूरोलॉजिकल डिजीज प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ केसेस एंड इंक्लूड वायरल मेनिंजो एनसेफेलाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। इतने बड़े बड़े नाम अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना कि मेनिंजेस का इन्फेक्शन अपने को दिखेगा। और डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, ठीक है, मेमोरी लॉस चालू हो जाएगा। फिर सब ग्रुप सी में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मतलब बेटा अब तुम्हारा इम्यून सिस्टम डाउन हो गया है ना, अब बाकी के लोग तुम्हारे ऊपर हल्ला करेंगे, है ना, सब एक साथ अभी बदला निकालेंगे कि पहले इसने पानी पूरी खाया था, वो टाइफाइड वाला बैक्टीरिया बोलेगा
कि इसने ये पेशेंट ने पिछले बार पानी पूरी खाया था, मैं इसके बॉडी के अंदर घुसा भी, लेकिन इसकी एंटीबॉडीज ने मेरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब इसका एंटीबॉडीज का मतलब इस ह्यूमन बीइंग का अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पूरा विनाश हो चुका है। अब मेरे को अपॉर्चुनिटी है बदला लेने की। अब टाइफाइड वाला बैक्टीरिया बदला लेगा, मलेरिया वाला पैथोजन बदला लेगा, जो भी बैक्टीरिया जो भी वायरस तुम्हारे बॉडी के अंदर आएगा वो सब तुमको डिजीज कॉज करेंगे। किसी भी बैक्टीरिया से किसी भी वायरस से तुम फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम डाउन हो चुका है। तो दूसरे डिजीज के बैक्टीरिया अपॉर्चुनिटी देख के अटैक कर रहे हैं ना, इसलिए इनको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ठीक है। सब रूट डी में क्या होगा, नियोप्लाज्म्स यानी कैंसर सच एज कैपोसिस सार्कोमा। मैंने कैंसर पढ़ाते वक्त बताया था कि कैपोसिस सार्कोमा कैंसर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एड्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बर्किट्स लिम्फोमा आ गया, बर्किट्स लिम्फोमा भी कैंसर के वक्त हमने देखा था। ठीक है। हॉजकिंस लिम्फोमा एंड सीएनएस का लिम्फोमा। ठीक है। मतलब देखो क्या भयानक हो जाता होगा उस एड्स पेशेंट के पास के साथ, बेचारे को एड्स भी हो गया और कैंसर भी हो गया एक साथ। क्या तड़पता होगा बेचारे को। ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, डिमेंशिया चालू हो जाता है ना। फिर कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन ओरो और फेरिंग्स रीजन में वो हो जाता है। और जो भी बैक्टीरिया जो भी वायरस उसके बॉडी में अंदर आएंगे वो तो उसको छोड़ने वाले है नहीं। मतलब एक साथ उसको 8-10 बीमारियां हो जाती है। क्या हालत उसकी बेचारे की खराब होती होगी, इमेजिन करो। ठीक है। सब ग्रुप ई में क्या होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड न्यूमोनिया, ये भी हो जाता है बेचारे को। द एवरेज सर्वाइवल आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फुल ब्लोन एड्स इज 18 to 24 months। 1.5 से 2 साल में फुल ब्लोन एड्स होने के बाद, मतलब फाइनल क्राइसिस फेज आने के बाद वो जो पेशेंट है वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ऑफ कोर्स हो जाएगी। इतनी हालत खराब होने के बाद कौन सरवाइव कर पाएगा। ठीक है। तो एक बार पूरे पेज के ऊपर फोकस करता हूं, तुमको अगर कंटिन्यूअसली अगर किसी को रीड करना होगा तो रीड कर सकते हो। इस पेज पे फेज 1 है एक्यूट HIV सिंड्रोम, फेज 2 है मिडल क्रॉनिक फेज, और फिर फाइनल क्राइसिस फेज। फाइनल क्राइसिस फेज को CDC ने, CDC मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक है, USA का है वो। ऑफ कोर्स ये जो किताब है, ये किताब USA के राइटर ने लिखी है, तो वो USA के हिसाब से लिख रहा है। उसने एड्स को फर्दर डिवाइड किया है इनटू, ये फाइनल फेज का जो सिम्टम्स है उसको सब ग्रुप ए में डिवाइड किया है, तो ये सब ग्रुप ए है। और इधर अगर तुमको पढ़ना होगा तो सब ग्रुप बी, सब ग्रुप सी, सब ग्रुप डी, सब ग्रुप ई। ठीक है। तुम वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। पैथोलॉजिकल चेंजेस का एक बॉक्स दिया है, इसमें कुछ अलग नहीं रहने वाला, तो ऐसे बस फोकस करके रख देता हूँ। अगर तुमको पढ़ना है तो तुम लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है। एड्स का डायग्नोसिस कैसे होगा, तो एड्स का डायग्नोसिस के लिए एलाइजा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, रैंकर्स को पता है ये क्या चीज है, फ्रेशर्स को बायोटेक्नोलॉजी में पता चलेगा। और कंफर्मेटरी टेस्ट जो है एड्स की वो है वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है। इससे अपन HIV पता करते हैं कि HIV बॉडी के अंदर आ चुका है, और एड्स हो गया है कि नहीं हो गया है। मतलब HIV बॉडी के अंदर आना और एड्स होना दो अलग चीजें है ना। ऐसा हो सकता है ना कि HIV बॉडी के अंदर आ गया लेकिन एड्स नहीं हुआ। तो एड्स का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, WBT। ठीक है। रैंकर्स को तो ये पता है। अगर नहीं याद आ रहा होगा, कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो रैंकर्स डू आस्क मी डाउट्स। ठीक है। फिर PCR भी रैंकर्स को पता है। PCR से भी अपन इसके टेस्ट को, इसको एड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार पूरा ही सीक्वेंस, अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विच इज टाइप ऑफ ह्यूमन T-सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा वायरस, HTLV, है ना। ये अपन ने देखा हुआ है कैंसर में। मैंने तुमको बताया था कि HTLV अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एड्स भी HTLV का ही एक प्रकार है, HIV भी HTLV का ही एक प्रकार है। HIV resembles other HTLVs in shape and size and both have tropism मतलब attraction for CD4 molecules।
ठीक है। HIV differs from STLV in being cytolytic for T cells causing immunodeficiency, while STLV may transform the target cells into T cell leukemia. ये HIV मतलब एड्स कॉज करेगा, वेरस बाकी जो STLV के टाइप्स है वो क्या करेंगे, लिम्फोमा कॉज करेंगे, ल्यूकेमिया कॉज करेंगे, WBCs का कैंसर कॉज करेंगे। 2 forms of HIV have been described, HIV-1 being the agents for AIDS in the US and Central Africa, while HIV-2 causes a similar disease in West Africa and parts of India. ठीक है, तो फिर ये एड्स फैलता कैसे है वो देख के अपन रुकते हैं। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऑफ कोर्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज द मेन मोड ऑफ स्प्रेड एंड कंस्टिट्यूट 75% ऑफ ऑल केसेस ऑफ HIV ट्रांसमिशन। Most cases of AIDS in the industrialized world, like in the US, occur in homosexual or bisexual males, and heterosexual promiscuity, मतलब more than one sexual partners, seems to be the dominant mode of HIV infection in Africa and Asia. ठीक है, तो ये तो अपने को पता ही है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। फिर पेरेंटरल ट्रांसमिशन, मतलब पेरेंट्स के थ्रू एड्स ट्रांसफर होना। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द नेक्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप 25% एंड अकर्स इन 3 ग्रुप्स ऑफ हाई रिस्क पॉपुलेशन। अरे सॉरी ये उल्टा है। ये पेरेंटरल से मेरे को लगा पेरेंट है, लेकिन वैसा नहीं है। पेरेंटरल वाला मतलब वो इंजेक्शन के थ्रू जो हो रहा है वो पेरेंटरल है, ठीक है, और मदर से बेबी को जो हो रहा है वो पेरीनेटल है। ठीक है, तो ये पेरेंटरल जो है ये पेरेंटरल इंजेक्शन वाला है, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू। इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर जो हेरोइन के वगैरह एडिक्ट है यूएस में, ये सब चीजें यूएस में ही ज्यादा होती है। तो हेरोइन कौन इंडिया में लेता है, यूएस के ही लोग धंधे ये सब करते हैं। तो HIV वो शेयर करते हैं निडल्स एक दूसरे के साथ। किसी एक को भी अगर एड्स होगा, HIV उसके बॉडी में होगा, तो उस इन्फेक्टेड निडल के थ्रू दूसरे को हो सकता है। ठीक है, फिर पेरीनेटल मतलब मदर के थ्रू चाइल्ड को होना। HIV इन्फेक्शन अकर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द न्यूबॉर्न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसप्लेसेंटली, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, और इन इमीडिएट पोस्टपार्टम मतलब जस्ट बच्चा पैदा होने के बाद वाले टाइम में, थ्रू कंटेमिनेशन विथ मैटरनल ब्लड, इन्फेक्टेड एमनियोटिक फ्लूइड और ब्रेस्ट मिल्क। इन अबाउट 6% ऑफ द केसेस द रिस्क फैक्टर कैन, छोड़ दो, ठीक है, इसका टेंशन मत लो। तो अब ये जो प्री नेटल वाला जो है ना, मतलब मदर के थ्रू जो एड्स हो रहा है वो वाला जो है, उसके बारे में एनसीईआरटी ने क्या बोल के रखा है, एनसीईआरटी ने खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करके रखा है 2 जगहों पर। एक जगह पर एनसीईआरटी ने बोला है कि मदर के थ्रू चाइल्ड को एड्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, विच इज ट्रू। ठीक है, विच इज एकदम करेक्ट है। मदर के थ्रू फीटस को होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। सबसे ज्यादा जो रीजन है वो तो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट 75%, और 25% रीजन वो बोल रहा है कि इसके कारण, नीडल्स के कारण, है ना। 75% प्लस 25% यानी कितना हो गया, तो 100% ही तो इसमें कवर हो गया, है ना। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है मदर के थ्रू फीटस को डिजीज होने की। तो एनसीईआरटी ने जो बोला है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ये सही बोला है, लेकिन अगले पेज पे एनसीईआरटी ने बोल के रखा है, कहीं और एनसीईआरटी ने बोल के रखा है। हम रीडिंग जब करेंगे एनसीईआरटी की तो उसमें आएगा ही, तब मैं उसको बताऊंगा। एनसीईआरटी ने उसको बोल के रखा है कि एड्स इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक मतलब क्रॉनिक नहीं, क्या वर्ड है उसके लिए, सी से, अरे यार व्हाट इज द वर्ड, सी से वर्ड याद नहीं आ रहा है, मतलब जो बचपन से रहता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, हाँ, कंजेनाइटल। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने एक जगह बोल के रखा है कि मदर से फीटस को एड्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, विच इज ट्रू। ठीक है, और दूसरी जगह पर बोल के रखा है कि एड्स इज अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर। कंजेनाइटल मतलब जो बचपन से प्रेजेंट रहता है, बचपन से तभी रहेगा जब मदर से फीटस में जाएगा। ऐसा कुछ तो भी एनसीईआरटी ने कॉन्ट्राडिक्ट एक दूसरे को खुद को ही किया हुआ है। ठीक है, तो अपन एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे तब उसमें वो आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि मदर से फीटस को होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मेन जो रीजंस है वो है, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और दूसरा
पेरेंटरल ट्रांसमिशन मतलब क्या कहते हैं उसको, नीडल्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अगर मदर से फीटस को कोई भी डिजीज होता है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफर, वर्टिकल, ठीक है। और नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में जो डिजीज ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। ये भी एक चीज याद रखना, ठीक है। तो विद दिस वी विल स्टॉप, वी विल एंड अवर एड्स। कुछ डाउट रहा तो क्या करना है अपने को पता ही है। डू आस्क मी ऑन द ग्रुप और यू कैन ऑल्सो कॉल मी। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो मैं भूल ही गया था, वो बता देता हूँ। छोटा सा है, बस 5 मिनट का। अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 प्रकार हो सकते हैं। एक तो एक्टिव या फिर पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है कि देखो, एक चीज मैंने तुमको बताई थी, अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज इक्वल टू एंटीबॉडीज, है ना। ऐसा एग्जाम में बिल्कुल भी लिखना नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज के बिना अक्वायर्ड इम्यूनिटी का कोई सेंस नहीं है। और अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम एंटीबॉडीज की बात करेंगे तब, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट अपन इसको, कि सब खेल तो एंटीबॉडीज का ही चल रहा है ना यहाँ पर। टी किलर, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स भी है, आई अग्री, जिनको एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं है, जो खुद जाके फाइट करते हैं। लेकिन मेन जो चीज है एंटीबॉडीज तो सिर्फ, और स्पेसिफिसिटी का भी बहुत बड़ा रोल है एंटीबॉडीज में। मेमोरी का रोल है मेमोरी का मतलब एंटीबॉडीज का रोल है मेमोरी में, है ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज इक्वल टू एंटीबॉडीज। तो देखो, सीधा सीधा यहाँ पर एंटीबॉडीज का रोल है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए जो एंटीबॉडीज लगी वो तुमने खुद ने रिसर्च करके, है ना, एटीपी खर्च करके खुद ने बनाई कि तुमको फुकट में मिली। अगर तुमने ए फॉर एटीपी खर्च किया है तो फिर वो है अक्वायर्ड इम्यूनिटी, और अगर तुमको पी फॉर फुकट में मिला है तो वो है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये तुम कब करोगे, जब तुम रिसर्च कब करोगे, इन्फेक्शन के वक्त, है ना। जब तुमको इन्फेक्शन होगा तो तुम्हारी बॉडी खुद रिसर्च करेगी। तुम्हारे जो बी सेल्स है वो अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडीज अपने मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट करेंगे। फिर जिस बी सेल के एंटीबॉडी के साथ वो एंटीजन अटैच हुआ, उस बी सेल को सिलेक्ट होगा। मतलब तुम्हारी बॉडी ये सब रिसर्च कर रही है, समय दे रही है, एनर्जी खर्च कर रही है। वेयर एज ब्रेस्ट मिल्क से जो IgA आया और प्लेसेंटा से जो IgG आया, याद है ना, ब्रेस्ट मिल्क से IgA और प्लेसेंटा से IgG, ब्रेस्ट मिल्क से IgA और प्लेसेंटा से IgG, याद है ना। तो ये जो आया, ये IgA और IgG किसने बनाया, मदर के बॉडी ने। फीटस को, है ना, फीटस का स्पेलिंग F से होता है, फोकट का स्पेलिंग भी F से होता है, आई नो, लेकिन फीटस को फोकट में एंटीबॉडीज मिली कि नहीं, ब्रेस्ट मिल्क से और प्लेसेंटा से। तो P फॉर फीटस, P फॉर फोकट, P फॉर पैसिव, ठीक है। फीटस को कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ी क्या, फीटस को एटीपी खर्च करने पड़ेगा। फीटस के लिम्फ नोड में कुछ हुआ क्या, फीटस के स्प्लिन में कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। जो हुआ वो मदर में हुआ, फीटस को तो फ्री में मिल गया, हेरिडिटरी, है ना। लेकिन इन्फेक्शन अगर हुआ एक ऑर्गेनिज्म को तो उसको खुद से अपने एंटीबॉडीज डिस्कवर करने पड़ते हैं। तो एटीपी जब खर्च होंगे तब एक्टिव, और फुकट में जब मिलेगा तब पैसिव। सिंपल है। अब एक्टिव और पैसिव दोनों के 2 प्रकार है। एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल, ठीक है। पैसिव के भी 2 प्रकार है, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पर अपने साथ कि नेचुरल वाला जो है, हाँ, नेचुरल वाले में एक्टिव मतलब एनर्जी खर्च करना है। लेकिन एनर्जी कब खर्च करोगे तुम, जब तुमको मिलेगा। एनर्जी कब खर्च करोगे तुम, तुमको फुकट में जब एंटीबॉडी मिलेगी तब तुम एनर्जी खर्च करोगे क्या, तब तुम एटीपी खर्च करोगे, तब तुम टाइम खर्च करोगे क्या, तब तुम रिसर्च करोगे क्या, नहीं। जब तुमको एनर्जी तुम कब खर्च करोगे, जब तुमको एंटीजन मिलेगा, एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, एंटीजन मिलेगा।
कि एंटीजन मिल गया, अभी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट कैसी बनानी है वो तुम्हारा देखो, तुम्हारा रिसर्च करो, है ना। तो एंटीजन बॉडी के अंदर आने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो नेचुरली, मतलब इन्फेक्शन से, बाजू वाला बैठा अपने क्लास में, अपने बाजू में जो बैठा है वो छींका जोर से, तो छींकने के कारण अपने बॉडी में वायरस आ गया, कोल्ड का, कफ का, या पानी पूरी खाया अपन ने अनहाइजीनिक तो आ गया ना, नेचुरली। जैसा स्टोनेज मैन के साथ भी होता था, अपने साथ भी होता है, आज भी वाइल्ड एनिमल के साथ भी होता है, एकदम नेचुरल तरीका, ठीक है। पर अगर तुमने वैक्सीन लिया, मैंने वैक्सीन ने क्या है तुमको बताया हुआ है, प्रोफाइलैक्सिस, है ना, पहले ही एंटीबॉडीज बना के तैयार करके रख देना। तो उसमें अपन हीट किल्ड वायरस इंजेक्ट करते हैं ना बॉडी के अंदर, तो ये नेचुरल तरीका है क्या? ये तो डॉक्टर करके देता है ना अपने को, आर्टिफिशियली कंपनीज में बनाई जाती है ना वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया है कंसेप्ट, तब से होने लग गया ना। स्टोनेज मैन को मिलता था क्या? नेचुरल चीज है क्या ये? नहीं। तो ये रहेगा आर्टिफिशियल, लेकिन है तो एंटीजन ही ना। एंटीबॉडी तो तुमको खुद को ही एनर्जी खर्च करके बनाना है, फुकट में एंटीबॉडी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये रहेगा एक्टिव नेचुरल, ये रहेगा एक्टिव आर्टिफिशियल, ठीक है। पैसिव नेचुरल मतलब वही अभी जो अपन ने एग्जांपल देखा, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो आईजी आएगा वो, एंड प्लेसेंटा जिसके थ्रू आईजीजी आएगा वो। ये नेचुरल तरीका है, स्टोनेज मैन को भी मिलता था। इसके लिए कुछ मेडिकल साइंस डेवलप होने की या अपने को रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, तो होगा ही, इसमें कुछ भी मैजिक नहीं है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल वाला क्या रहेगा, जैसे अगर किसी को सांप ने काटा, अब सांप ने काटने के बाद सांप का जो जहर अपने बॉडी के अंदर आ गया, उस जहर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाकर फिर उस जहर को न्यूट्रलाइज करने का समय अपने पास होता नहीं है, अपन उसके पहले ही मर जाएंगे। तो डॉक्टर अपने को क्या करता है, आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज अपने बॉडी में इंजेक्ट करवा देता है, ठीक है। तो सांप का जहर जहां जहां है उसको एंटीबॉडीज अटैच हो जाती है और फिर अपने फैगोसाइटिक सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज अपने को कैसे मिली, अपन ने एनर्जी खर्च किया क्या? अच्छा फुकट है ना, पैसे मत इमेजिन करना, नहीं तो बोलो कि डॉक्टर को पैसे तो देने पड़ रहे तो फुकट कैसे हुआ, पैसा नहीं सोचना है। फुकट है ना, एटीपी खर्च नहीं करनी पड़ रही है स्प्लीन को और लिम्फ नोड को। स्प्लीन और लिम्फ नोड की बात चल रही है यहाँ पर, पैसे की बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो डॉक्टर को तो पैसे देने ही पड़ेंगे, लेकिन अब तुम्हारे स्प्लीन और लिम्फ नोड ने एंटीबॉडीज के ऊपर रिसर्च नहीं किया है, एंटीबॉडीज तुमको ऑटोमेटिक मिल गई है ना। लेकिन वो नेचुरली मिली क्या? स्टोनेज मैन को अगर सांप ने काटा तो स्टोनेज मैन डॉक्टर के पास जा सकता था क्या? नहीं जा सकता था। उसके लिए मेडिकल साइंस डिस्कवर होना जरूरी था, रिसर्च करना जरूरी था, मैनमेड चीज है वो, है ना। तो एंटीवेनम जो अपने को डॉक्टर देगा वो क्या रहेगा, एंटीबॉडीज रहेगी एक्चुअली सांप के जहर के अगेंस्ट। तो अपने को एंटीबॉडीज बनानी नहीं पड़ी, फुकट में मिल गई, लेकिन आर्टिफिशियली मिली। तो ये रहेगा नेचुरल पैसिव और ये रहेगा आर्टिफिशियल पैसिव। विद दिस आई विल स्टॉप।